Students, very good morning to all of you. Today we are coming with a new chapter. This is the chapter 3 of the private, public, and global enterprise. Very easy one, very simple subject, simple topics, but it is one another way. It is very important topic also because it gives you a beautiful marks in examination and you can score well. So let's start. So I always state you as earlier कि this is a YouTube channel where we discuss about your NCERT textbook only in between the line, क्योंकि बुक में जो भी लिखा है हम उसी को डिस्कस करते हैं और ये बेसिकली उन बच्चे के लिए बनाया जाते हैं जो बुक्स को पढ़ लेते हैं, बात को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता कि वो सही समझ रहे हैं कि उसमें और कुछ भी बाकी रह गया और वो टीचर से मिलना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉकडाउन रीज़न आप टीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये लाइन बनाया गया है। वो आप इसीलिए टेक्स्ट बुक को साथ में लेके ही ये यूट्यूब को देखेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फाइड या ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुए हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। You must have come across all type of business organization in your daily life. In your neighborhood market, there are shops owned by the sole proprietorships or big retail organizations run by a company. Then there are people providing you services like legal services, medical services being owned by more than one person, that is partnership firm. There are all private owned organization. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया। ठीक है, हम थोड़ा कलर को चेंज कर लेते ताकि आपको नज़र में आए। तो यहाँ पे कहा कि ये जितना भी है वो क्या है, ये क्या बोला है, प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ पहले इस बार इसको मन में रख लो कि इसमें बोला है कि प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशन। बात की बात देखेंगे क्या होता है। Okay. Similarly, there are offices or places of business which may be owned by the government. For example, railway is an organization wholly owned and managed by the government. The post office in your locality is owned by the Post and Telecom Departments, Government of India, etc. etc. यहाँ पे बोला गया है। तो कुछ यहाँ पे ये बोला है कि कुछ प्राइवेटली रन बिजनेस है तो कुछ सरकार से चलाया गया बिजनेस है। अब आपने कहने 2 पॉइंट सीख लिया, ठीक है, काउंट करते जाएगा उंगली में। ओके, does it because plenty of private courses services from the operating in the bigger town. Then there are business which operate in more than one country known as global enterprise. अब टीचर पॉइंट सीखा कि ऐसा भी व्यवसाय होता है जो एक से ज़्यादा देशों में साथ साथ व्यवसाय करते हैं। सो फिलहाल आपने इस इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ आपके नज़र में आया है। आप थोड़ा माइंड में रखिए कि उन्होंने आपने बताया कि बहुत सारा व्यवसाय है जो प्राइवेटली चल रहे हैं, प्राइवेट दिमाग में इको कराओ। कुछ व्यवसाय होता है जो गवर्नमेंट चलाते हैं, दूसरे मुद्दे, और कुछ व्यवसाय होता है जो कौन चलाते हैं नहीं पूछा है, वो बोला था कि जो एक से ज़्यादा देशों में अपना व्यवसाय फैला के जाते हैं। तो हमने 3 मुद्दा इस इंट्रोडक्शन से ली। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये दोनों जो शब्द है वो आपको समझना पड़ेगा। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्री और ट्रेडिंग, प्राइवेट ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, अब इतना सारा तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। तो हम आगे जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक सीधा सीधी जाते हैं तो ये है। ठीक है, आप बुक्स को अकॉर्डिंगली स्क्रॉल कर लो। ठीक है, चलो। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन ओन किया, मालिक कौन है, सरकार। चलाते कौन है, सरकार। ओन भी सरकार का है, मालिकाना भी सरकार का है, और चलाता भी, मैनेज भी करता है गवर्नमेंट। These organizations may either be
partly or wholly owned by the central or state government. They may also be a part of ministry or come into existence by the special act of parliament. The government, through these enterprises, participates in the economic activity of the country. So यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है। तो ये पहला बात बताया है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो व्यवसाय को खुद से, खुद की पैसा से डेवलप किया, विकसित किया और उसको खुद का आदमी से चलाया, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। और इसके थ्रू सरकार ने क्या करते हैं, जो देश का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है उसको इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एक मिनिस्ट्री या मंत्रालय, आपने मंत्रालय सुना है ना, बहुत सारे मंत्रालय होता है। होम अफेयर्स का नाम भी खूब आ रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर आपका सिविल एविएशन, तो जो भी आता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, उसके थ्रू भी हो सकता है, या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सर क्या है, एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को साथ में लेके चलते हैं कि आगे जाके इसका बारे में हमको डिस्कशन में हम बता सकते हैं। ओके, अब हम बाकी को छोड़ते हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट है जो आपको पढ़ने से आपको सीधा सीधी मुद्दे को समझ में आएगा, उसको थोड़ा शॉर्टिंग करके पढ़ रहे हैं। अब आप इसमें देखिए एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट समझते हैं ना, इस टाइप का चार्ट जो ऊपर में एक होता है, बाद में नीचे नीचे बढ़ के आता है, तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि इंडियन इकोनॉमी को दो पॉइंट से देखा जा सकता है। एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव, कंपनी में भी दो आता है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और दूसरे में पब्लिक सेक्टर में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। तो इस टॉपिक में चैप्टर नंबर ये जो है 3, चैप्टर नंबर 3 में हम 3 पब्लिक सेक्टर का पढ़ेंगे और एक हम प्राइवेट सेक्टर का पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी को प्राइवेट सेक्टर्स था वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। हो गया। तो इसमें इसीलिए मैं बोल दिया हूँ बाबा, क्योंकि चैप्टर का पहले ही आपने देख दिया है कि पब्लिक सेक्टर, तो जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगा तभी आपके दिमाग में लेके बैठोगे कि सर मल्टीनेशनल कंपनी भी पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर है तो सरकार चलाते हैं। और आपने साथ ही साथ बोला है कि 2-3 कंट्री में चलता है, तो कौन कौन देश का सरकार चलाते हैं, ये नहीं है, इसीलिए तो फ्लो चार्ट दिया है। तो इसमें बोला है कि आप जो सीखेंगे फिलहाल डिपार्टमेंटल के बारे में सीखेंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में सीखेंगे, ये तीनों हो गया पब्लिक सेक्टर में। और द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में सीखेंगे या ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में सीखेंगे, जो सेम नेम है, ये हो गया प्राइवेट सेक्टर का। समझ गया, कंफ्यूजन तो नहीं रखना है। हाँ, ओके, लेट्स गो। अब सबसे पहले हम दिखा दे रहे हैं कि ये थोड़ा एक बार फिर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए आपका बुक्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ है। ओके, तो द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ए public enterprises may take are as follow. Number 1, departmental undertaking, statutory corporation and government company, ठीक है। तो चलते हैं पहले वाला, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दिस इज द ओल्डेस्ट। चलो ये ओल्डेस्ट से लेके अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे भाई साहब, अगर आपके पास एक MCQ आ गया 1 मार्क का और पूछने लगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे पुराने फॉर्म कौन सा है, नंबर A डिपार्टमेंटल, नंबर 2 स्टैट्यूटरी, नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी, नंबर 4 नन ऑफ दिस। हाई सर हमारे बुक में है क्या, है तो इसीलिए बुक्स को पढ़ने समय में ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चंस के लिए छोटी छोटी बातें, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। चलो, so departmental undertaking, but this is the oldest and most traditional form of organization of public enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part of the extension of the ministry itself. The government functions through this department and
द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। चलो यहाँ तक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक देखो, आप पूरा बुक को लाल पीला हरा नीला मत कर देना, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है एक मिनिस्ट्री से चलता है। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, ओके। ये मंत्रालय सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, जिसका है वो चलाते हैं। और सरकार जो होता है, सरकार नाम का एक जो इमेजिनेशरी बॉडी होता है, जो सरकार अपना काम कैसे कर सकता है, सरकार अपना काम इन डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकता है। अगर भारत सरकार सोचते हैं कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो कौन आके कैसे आके करेगा? तो उसके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो किसी एक मंत्रालय के अधीन है, तो उस मंत्रालय के थ्रू ये काम इस डिपार्टमेंट से होके जनता तक पहुंचते हैं। अगर रोड डेवलपमेंट करना है तो पीडब्ल्यूडी के थ्रू आके करेगा। हेल्थ डेवलपमेंट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आके करेगा। रेलवे में डेवलप करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आके करेगा, मतलब वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, वेरी नाइस। तो अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स तो क्या है? नंबर 1, द फंडिंग of these enterprises come directly from the government treasury and are an annual appropriation from the budget। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का कुछ वर्ड यहाँ पे सडनली आ गया है कि फंडिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, मतलब हम हमारा बिजनेस का क्लासेस के आधार पर देखा जाए तो ये मतलब कैपिटल। फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेस को हम घरेलू भाषा में बोले तो क्या है? कैपिटल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब गवर्नमेंट का पॉकेट से आता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी का मतलब है सरकार का अपना पॉकेट, हाँ, मनी बैग, सरकार का मनी बैग से आता है, ओके। यह सरकार का वॉलेट से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। एंड इसका जो अप्रोप्रिएशन होता है, तो गवर्नमेंट का पॉकेट से जो आता है वो पैसा तो सबके लिए आता है, तो उसका जो बंटवारा होता है, अप्रोप्रिएशन होता है, तो वो क्या होता है? बजट के नाम से आता है, क्योंकि सरकार बजट में इस बार खाने पीने में कितना रखा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना रखा है, रोड डेवलपमेंट में कितना रखा है, ड्रिंकिंग वाटर में कितना रखा है, ठीक है, रेलवे में कितना रखा है, जल परिवहन में कितना रखा है, ये जो बजट में बांट दिया जाता है उसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। उसी के तहत ये आते हैं। नंबर 2, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऑडिट और अकाउंट क्या होता है? अकाउंट तो आप खुद अकाउंट के सब स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या पता है, लेकिन ऑडिट क्या होता है? किसी ने किया हुआ अकाउंट को अगर कोई चेक करता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट करता है, ठीक है। तो आपने अकाउंट्स किया, मैंने आपको वेरीफाई किया, तो मैं हो गया ऑडिट। तो ये ऑडिट के आपने बिजनेस चलाया है, आपका अकाउंटेंट अकाउंट करके रखेगा, लेकिन ये सही रखा कि गलत रखा, क्या बोला क्या नहीं बोला, इसके लिए आपका एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है जिसको अकाउंट जनरल ऑफिस बोलते हैं, तो उसके थ्रू आपका ये वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये एक फीचर्स क्यों हुआ? ये इसलिए फीचर्स हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, इसलिए वो फीचर्स है। कंपलसरी नहीं होता तो फीचर्स नहीं बोलते, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड सर्विसेज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड दे आर रिक्रूटेड एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। तो ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उसको सरकारी मुलाजिम बोलते हैं। तो वो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और उनका जो नियम कानून है इस नौकरी का, जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और फोर्थ में बोला है कि इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। ये बात आपको बार बार आता है कि ये किसके अधीन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके अधीन है, तो आपको लिखना है मिनिस्ट्री के अधीन है। बहुत बच्चा लिख देते हैं स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, वो भी मिनिस्ट्री के अधीन है, गवर्नमेंट कंपनी वो भी मिनिस्ट्री के अधीन है। उनको समझ में आता है कि मिनिस्ट्री बोले तो पब्लिक सेक्टर, नो, पब्लिक सेक्टर बोले तो 3 चीज़ है,
उन तीनों में से जो पहला वाला है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। बात समझ में आ गया? बाकी को एक झाड़ू पोछा मत करो। ओके, अब इसका मैरिट्स में देखा जाए। मैरिट क्या है? मैरिट मतलब गुण क्या है, अच्छाई क्या है। ओके, आप लोग मैरिट के बारे में जानते हो। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच आर एज फॉलो। नंबर वन, these undertaking facilities the parliament to exercise effective control over their operation. These undertaking facilities parliament to exercise their effective control over their operation. पार्लियामेंट क्या है? संसद। संसद में कौन बैठा है? सरकार, विपक्ष। ये क्यों बैठा है? देश को चलाने के लिए। ये जो बैठा है उन लोगों ने देश को चलाने के लिए जो भी कार्रवाई सोचते हैं, विचार करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं। और पार्लियामेंट में बैठने के बाद जो सारांश निकलता है, सिद्धांत आता है, उस सिद्धांतों को अमल कैसे किया जाएगा, वो अमल करने के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आएगा सामने। उन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बैठे हुए ऑफिसर्स को कमांड मिलेगा सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये करो वो करो, और वो करेगा। इस तरह से देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, दिस एंश्योर्स ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस में, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस ना, अभी तक हमने कितना ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, ये सब वगैरह वगैरह, कंपनी। उसके बाद सीखते 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 आज हम क्या पहुंचा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हो रहा है। इनमें से ये बोला है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसका जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी, दायबद्धता सबसे ज़्यादा माना जाता है। वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं सरकार। और ये सरकार जिम्मेदारी किसके थ्रू दिखाता है? ये सरकार अपना जिम्मेदारी दिखाता है अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू। तो कुल मिला के जनता के सामने कौन आता है सीधा सीधी? ये डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये बोला जाएगा कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जनता की अकाउंटेबिलिटी, मतलब जनता के प्रति वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल है। ओके, अब हाँ, अकाउंटेबल क्या है सर? बड़ी बात। अकाउंटेबल मतलब है कि आपसे जो कहा गया है वो अगर आप नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसका जवाब चाहिए मुझे। डैट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी, आपका जिम्मेदारी। सिंपल, आपका जिम्मेदारी। वो आप सीख नहीं पा रहे तो आपको मैं क्यों सिखा नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी। ऐसा बोलने से थोड़ी होगा, हाँ हमने तो ये दिया वो दिया ये दिया, बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या करेगा, ऐसा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड जिम्मेदारी। ओके, the revenue earned by the enterprises goes directly to the treasury and hence is a source of income from the government। अगर ये डिपार्टमेंट अपना व्यवसाय करके पैसा कमाता है, सर एक क्वेश्चन पूछिए कि आपने बोला डिपार्टमेंट व्यवसाय करते हैं, कहाँ सरकार कहाँ व्यवसाय करते हैं? जरूर कभी बहुत सा टाइम में बेटा ये लॉस में ही चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट भी करता है। जैसे रेलवे इज़ ए डिपार्टमेंट, रेलवे एक डिपार्टमेंट है ना, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस तो कर रहा है। तो कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब भी तो डिपार्टमेंट है। आप सिर्फ इसको ही नहीं देखना है, बाकी भी तो देखना है। कुछ डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट करता है, अगर मगर पे चले जाओ, अगर एनी डिपार्टमेंट प्रॉफिट करता है तो ये प्रॉफिट कैसे करता है वो नहीं पूछ रहा मैंने। अगर प्रॉफिट होता है तब सवाल बनता है कि ये प्रॉफिट कौन ले लेगा? डिपार्टमेंट में बैठे मैनेजर ले लेगा, हेड बैठेगा, मिनिस्टर खुद अपना पॉकेट में ले लेगा, या किधर जाएगी? ये सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए ना। तो ये जवाब हो गया कि ये जाएगा सरकार की तिजोरी में। इट विल गो डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ओके, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। अगर देश का सुरक्षा, सेना बाहिनी, ये तोप खरीदना, गोली खरीदना, फाइटर प्लेन खरीदना, सुखोई खरीदना, ये खरीदना, तो वो सब के बाद अगर सिचुएशन है तो वो क्यों है, वाई वी नीड दिस, हाँ,
वी नीड, ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ऐसा चीज़ को डायरेक्टली सरकार का नज़र में होने से ठीक है। इसको अगर कोई भी ऑर्डिनरी कंपनी से खरीदेंगे तो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके हाथ में, लेकिन आपका डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा तो फिलहाल इट इज़ मोर सेफ एज आई फील। ठीक है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, इसका कुछ सुविधा भी है, वो भी ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अभी इसमें फ्लैक्सिबिलिटी ये क्या चीज़ है? फ्लैक्सिबिलिटी जो हमने मतलब ये टोर मोर दे सकने वाला वही, बिल्कुल उसको थोड़ा अप्रभंश रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि फ्लैक्सिबिलिटी शब्द से मतलब है कि नियम को थोड़ा मतलब लचीला करना, नियम को थोड़ा सा माने हो सके तो परिवर्तन कर पाना। लेकिन जनरली क्या देखा ना, सरकारी नियम जो होता है एक बार बांधे जाते हैं तो बंधे जाते हैं, उसको अभी चेंज नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे लेकिन नॉट इजी, ये बोला है। कहाँ आपको नहीं कर पाएंगे बोला है? इम्पॉसिबल सब लगाया क्या? नहीं लगाया ना, उसको बोला कि नॉट फ्लैक्सिबल। ठीक है, नॉट फ्लैक्सिबल, इतना इजी नहीं है। मतलब आपने सोच रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाने से अच्छा है। गर्मी में भी हमको सुबह 8 बजे ही आना है, सर्दी में भी हमको 8 ही बजे आना है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं क्या? घर में होते तो एडजस्ट कर लेते हैं ना, या अपना दुकान होते तो एडजस्ट कर लेते हैं। चलो आज बरसात है, आज तूफान है, आज नहीं जाएंगे, आज दुकान नहीं खोलेंगे, आज घर में शादी ब्याह है, दुकान नहीं खोलेंगे, आप कर सकते हैं ना। लेकिन डिपार्टमेंटल को ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, थोड़ा ठीक है। दूसरी बात है, द एम्प्लॉयज़ और द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्रियल कंसर्न। ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आप जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो चाहते हुए भी अपना सिद्धांत को अमल सीधा सीधी नहीं कर सकता है। वो क्या करना पड़ता है, उसको सरकार से अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक है, ये अनुमोदन लेने का चक्कर में थोड़ा टाइम चला जाता है, ये एक अनदर मैटर है। ठीक है, द एंटरप्राइज नॉट एबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द ब्यूरोक्रेट्स overcautious and conservative approval does not allow them to take risk venture। क्या होता है कि थोड़ा एडवांटेज जिसको बोलते हैं कि चलो बाज़ार से एडवांटेज ले लेते हैं, मतलब पैसा डालो, मतलब रिस्क ले लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसा जो हम लोग ऑर्डिनरी पर्सनल बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल बिजनेस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिज़नेस हमारा डायरेक्टली अपना मालिक कोई है नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू चलता है ये बिज़नेस, मतलब ऑफिसर्स लोगों के थ्रू चलते हुए बिज़नेस होता है। तो इसमें हर ऑफिसर्स थोड़ा घबराते हुए काम करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ लेने में चूक जाते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी ये एक पॉसिबिलिटीज़ के तहत पर नेगेटिव माना जाता है। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू द मिनिस्ट्री। इसको क्या बताएंगे, उसको कुछ नहीं बताएंगे, वो जो लाइन पे है उसी को आपने समझ लो। ठीक है, these organizations are usually insensitive to the consumer need and does not provide adequate services to them। इसमें भी हमें अपना कमेंट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बुक में लिखा है, इसका मतलब आपको समझ लेना है, या आपसे समझ लो कि इसमें कोई कमेंट नहीं है, जो आपको समझना है वो बात समझ लो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो होता है वो हमारा एनसीईआरटी बुक जो आप लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, उस बुक को पढ़ते समय आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, इसीलिए हम बुक में जो कुछ दिया होता है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन पे, जब आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आप तो पढ़ते हैं, आप बिल्कुल सिंसियरली पढ़ते हैं, आपको समझ में भी बिल्कुल आता है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि शायद मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा या समझने में गलती तो नहीं की। हाँ, इस वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं हुआ है, यू आर मोर कंफर्टेबल, नाउ यू गो एंड रीड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। द नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़,
हाँ, नोटिफिकेशन देखते रहना। और नेक्स्ट वीडियो जो भेजूँगा उसका सेकंड लेयर या क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।